ओके, सो सारे बच्चे सामने ध्यान देना। बुक आई थिंक सबने ओपन कर लिया होगा और यहाँ से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस बार आप लोगों के हाफ ईयरली में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x is given for a polynomial p of x. The number of zeros of p of x from the graph is. तो आपको ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो कितने जीरोस होंगे इसमें? 1 जीरोस। क्लियर ये चीज, क्योंकि ये ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है। ये पॉलीनोमियल का ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान देना, पिछले 2-3 सालों से आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या लिखा हुआ है, देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कौन से चैप्टर का है ये क्वेश्चन? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन होते थे, वीक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की? a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, kx माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करो और जल्दी से यहां से निकालो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 मिनट। Okay, so क्या आ रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन? Does not exist because a1 upon a2 ये कितना हो जाएगा, k upon 6 माइनस 1 upon माइनस 2। ठीक है, और थर्ड वाला क्या जा रहा है, माइनस 2 upon माइनस 3। इन एनी केस ये वाले ये तीनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एक्सिस्ट। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा है क्या, एक बार बता दो। यस सर। ओके, ठीक है, सो इरेज कर रहा हूं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, एक बार देखो तो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबके में आ रहा है एपी? okay. जिनके में आ रहा है वो इधर पे ध्यान देना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म है, ये एपी में है, तो पी की वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है। अगर कोई 3 टर्म एपी में होते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या होता है, थर्ड माइनस सेकेंड मतलब कि क्या होता है, a3 माइनस a2। क्या ये सबको क्लियर है? तो यहाँ पर a2 सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, p+1 माइनस a1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, p-1 इज इक्वल टू a3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p+3 माइनस p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, p+1। क्लियर हुआ सबको? ये ब्रैकेट्स ओपन करो तो p+1 ये क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, माइनस p+1 राइट साइड में 2p+3 और फिर क्या हो जाएगा, माइनस p-1। यहाँ ये दोनों कट गया, 1+1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 2p माइनस p कितना हो जाएगा, p+3-1 मतलब कितना हो जाएगा, +2। ये +2 इधर जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 0। समझ गए सभी? ये इरेज कर दो इसको मैं, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते चलना ना, ऐसे नहीं चलेगा कि खाली आप सुन लिए, ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सारे बच्चे, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, in what ratio x axis divides the line segment joining this point and this point। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये समझ में आ गया कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है,
कौन से चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे नंबर मत बताओ, चैप्टर का नाम बताओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, दो तीन तरह के फॉर्मूले हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है 2 पॉइंट है हमारे पास। एक पॉइंट कौन सा है, 3,6 पॉइंट ए दे दिया है, दूसरा पॉइंट बी है और उसका कोऑर्डिनेट क्या दे के रखा है, -12, -3 ये दे के रखा है। समझ में आया सबको ये चीज? जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस को कहीं पर कट करेगा। जहां पर भी ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता लगाना है। समझ गए ना ये चीज? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, ये जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? y 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता लगा सकते हम, लेकिन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 0। क्लियर ये चीज सबको? इससे हमको ये पता चल गया कि हम यहाँ पर y का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और y का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये होता है। आपको यहाँ रेशियो चाहिए, m/n का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर ये अज्यूम कर लो, ये जो m/n का जो रेशियो है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं k, क्योंकि दो चीजें फाइंड आउट करने से बेटर है एक निकालो, ज्यादा इजी होता है कैलकुलेशन। k लो या फिर k/1 लो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। क्लियर ये चीज? जिससे आपको ये पता चल गया कि m की वैल्यू क्या लेनी है हमको, k, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी है, 1। क्लियर सबको ये? और यहाँ पर ये हो गया आपका y1 और ये वाला टर्म क्या हो गया आपका y2। x1 और x2 से कोई मतलब नहीं, उसका कोई यूज नहीं यहाँ पर। क्लियर? अब इस सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते, तो बताओ y की जगह क्या रखोगे, y की जगह पे क्या रखोगे, 0, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। m की जगह पे क्या रखोगे, k। y2 की जगह पे क्या रखोगे, -3, प्लस n की जगह पे क्या रखोगे, देख के बताओ, 1, और y1 की जगह पे क्या रखोगे, y1 की जगह पे आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m प्लस n मतलब क्या हो जाएगा, ये k+1। क्लियर हुआ सबको ये? फिर k+1 इधर गया, जाके क्या हो गया, 0, और 0 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा बताओ, -3k + 6, यही बचा। अब ये -3k वाली टर्म आ गई यहाँ पर, तो 3k इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3, मतलब कि 2/1। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब k जिसको हमने क्या लिया था, m/n, तो वो रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर, 2:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। समझ में आया? ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया था, 1 मार्क के लिए। कब आया था, पिछले साल। समझ रहे हो कितना टाइम लेगा तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर? ठीक है, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड। ओके, इरेज कर दो उसको, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एकदम बता रहा हूं मैं, अगर तुम लोगों को एक्सपर्टाइज होना है ना, तो ये पूरा फॉर्मूला को मॉडिफाई करके शॉर्टकट बना सकते हो। कैसे? जैसे बता रहा हूं, मान लो बोल दिया एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो सीधा ये वाली वैल्यू को क्या लेना है तुम लोगों को, इक्वल टू 0। समझ गए ना? my2 + ny1 इज इक्वल टू क्या ले लेना है, 0, और कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, अगर जल्दी शॉर्ट सॉल्व करना है। ठीक है? अगर बोल रहा है y एक्सिस जो है इसको किस रेशियो में कट कर रहा है, तो किसको 0 बनाओगे, mx2 + nx1 को क्या कर दोगे, 0। समझ गए ना? क्योंकि डिनोमिनेटर का तो कोई मतलब नहीं, उधर जाके क्या हो जाना है, 0। ये हटा दो ये पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सर्कल का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये किसी के में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री कितने बच्चों के में आ रहा है, सबके में आ रहा है। चलो बहुत से बच्चों के में आ रहा है, चलो देखो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 tan a की वैल्यू, ये कल की क्लास में मैंने उन लोगों को करवाया था वाले बैच को। 2 tan a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3, और आपको बोल रहा है 4 sin a + 3 cos a की वैल्यू निकालो, डिवाइडेड बाय दिस, इसकी वैल्यू निकालो। 4 sin a + 3 cos a डिवाइडेड बाय 4 sin a - 3 cos a, इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करोगे, देख के बताओ इसको।
tan a की वैल्यू निकालोगे, tan a की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 3/2 यहाँ से आ जाएगी 3/2। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ? साइन tan क्या होता है? p अपॉन v होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिससे परपेंडिकुलर और बेस में मिल जाएगा 2 और 3। फिर क्या करोगे? हाइपोटेन्यूज निकालोगे, फिर क्या करोगे? साइन निकालोगे, फिर क्या करोगे? कॉस निकालोगे, फिर पुट करोगे इसमें, फिर जाके वैल्यू मिलेगी। देख रहे हो कितना बड़ा है? तो यहाँ पर हम लगाएंगे शॉर्टकट। समझना शॉर्टकट क्या है, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, इसको tan में बदलते सारे टर्म्स। अब कैसे tan में बदले? तो tan कैसे बनता है? साइन अपॉन कॉस से tan बनता है। तो एक काम करो, न्यूमरेटर की सारी टर्म को कॉस से डिवाइड कर दो, सारी टर्म को कॉस से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा ये? 4 sin a डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? ये कॉस a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी cos a। समझ में आया सबको ये? वैसा ही काम डिनोमिनेटर में भी करो, तो क्या हो जाएगा? 4 sin a डिवाइडेड बाय cos a और प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये cos a। क्या ये समझ में आया सभी को? जिससे ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, और ये साइन बाय कॉस क्या बनेगा? tan। ये साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा? tan। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है क्या हो गई बता? 4 tan a प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? 4 tan a माइनस 3। ये माइनस है ना? क्लियर सबको ये चीज? अब tan a की वैल्यू डायरेक्टली यहां पर डाल दो, तो 4 tan a की जगह पे कितना आ जाएगा? 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर ब्रैकेट 3/2, और ये क्या हो जाएगा? -3। क्लियर? अब ये देखो 2 1 2 2 ये कट गया, ये 2 1 2 2 ये कट गया, 2 3 कितना हो गया न्यूमरेटर में? 6 प्लस 3। डिनोमिनेटर में बोलो जल्दी, 6 माइनस 3। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 3 3 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। समझ गए ना? और अगर उस अप्रोच से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? यस। हटा दूं फिर इसको मैं? ठीक है, जितना हो गया थोड़ा बहुत हिंट नोट कर लो, क्योंकि अपने को ज्यादा क्वेश्चन करना है, ये टारगेट करना है ना। रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, उसमें से तो देख ही सकते हो आप लोग, ठीक है? इरेज कर दूं मैं इसको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है? और अच्छा, ये जो मैंने दिया है ना दोनों को बुक, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, इसके पूरे सॉल्यूशंस भी है, लेकिन क्या फालतू के खर्चा करने की वजह मैंने सोचा सॉल्यूशन को मैं पीडीएफ में अपलोड करूँ, उसमें से ले लेना, ठीक है? अगर जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसके दो जीरोस है, एक क्या है? अल्फा, और दूसरा क्या है? बीटा। क्लियर? किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ देख के? 1 बाय अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अच्छा, ये तो याद होगा ना पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। यहां से देख के बताओ बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 1। सबको पता है ना कैसे निकालते? बी निकालने के लिए इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो b के वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट जो कि क्या आ गया यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा? -1। a की वैल्यू देख के बताओ क्या है? a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो भी क्या है? 1। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? -1। फिर क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? c अपॉन a। तो c मतलब ये वाली टर्म, c की वैल्यू क्या हो गई? -1, और a की वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई? -1। लेकिन हमको निकालना है ये, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए इन दोनों को ऐड करते हैं। फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके। तो a और b मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा गया इधर पे बीटा प्लस अल्फा गया इधर पे, तो क्या हो जाएगा? अल्फा। तो इक्वेशन क्या बन गई? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा? -1। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा? -1। तो माइनस माइनस कट, तो क्या हो जाएगा? ये +1। कौन सा ऑप्शन? समझ गए सभी? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, जल्दी अगर कुछ हिंट नोट करना फटाफट नोट करो, बाकी जगह छोड़ो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले जल्दी से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है।
The least positive value of k for which this quadratic equation has rational roots. मतलब k की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी जिसके लिए इसके रूट्स कैसे हों, रैशनल हो। अब देखो यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते जाते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा एक तरीका है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, इसका रैशनल रूट होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो बी की जगह पे क्या आ जाएगा k, तो ये क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, और c की जगह पे क्या आ जाएगा, c की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, 2 जा कितना हो जाएगा 13। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, अब k की वैल्यू पुट करते जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो k की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ k की कौन सी होगी, देखिए बताओ, √2 सबसे छोटा होगा। अगर मान लो k की जगह मैं √2 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, तो 2 प्लस 32 मतलब कितना हो जाएगा, ये 34। हाँ ये 34 हो जाता है। तो एक मिनट पहले मैं समझा दूं पूरा, ठीक है, सही बोल रहा हूँ, 34 हो जाता है। फिर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पर 2a, ऐसा ही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर d की वैल्यू 34 आएगी तो यहाँ रूट के अंदर पे क्या आ जाएगा 34, और रूट के अंदर अगर 34 आया तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब रैशनल नंबर कब होगा, जब d एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो, जैसे कि 1 या फिर 4 या फिर 9 या फिर 16, ऐसा नंबर होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको ये चीज? तो वो √2 डालने पे नहीं आ रहा है। तो अगला इससे बड़ा नंबर कौन सा है, √2 से बड़ा नंबर 2। तो अब हम क्या डालेंगे यहाँ पर k की जगह पे 2, अगर 2 डालूंगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 32 मतलब कितना आ जाएगा, ये 36। क्लियर हुआ ये चीज? और 36 का जो रूट होता है वो कितना होता है 6, तो ये जो नंबर है 2, ये आंसर करेक्ट होगा। अच्छा दूसरा ये भी तो आंसर करेक्ट हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन सी, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशंस पे करेक्ट वैल्यू आती है। समझ में आई ये चीज? तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सबको? ये हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को सीधे वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी टेबल से जो कि मैंने बताया है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा, माइनस sec 45 की वैल्यू, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 45 कितना होता है 1/√2, उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा √2, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस sin 16 3/2 स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर सबको? ये 3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर क्या बच गया 1/4 माइनस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर सबको यहाँ तक? अब इसके बाद ना इन दोनों को पहले ऐड कर लो 1/4 और 3/4, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि जब ऐड करोगे तो 4/4 जो कि कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 - 2 जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। समझ में आया सबको? ये किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो, वैल्यू पुट करना और स्मार्टली सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। इरेज कर दो उसको फिर मैं। ओके इसके बाद तो सरफेस एरिया वॉल्यूम है जो मेरे ख्याल से किसी के भी नहीं आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स भी मेरे ख्याल से किसी के भी नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो 13th क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर से है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ लो। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बस इतना ही पूछ रहा है। तो क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। किसको याद नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला? हाथ उठाओ नहीं तो मैं पूछ लूंगा। हाँ
तुम लोगों के में नहीं आ रहा इसलिए याद नहीं रखते, किसके में आ रहा है और याद नहीं है। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस ऑफ माइनस 2√5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको ये। तो यहाँ पर माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायरिंग करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करोगे तो 4 × 5 मतलब कितना हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आएगा 20 + 20 मतलब ये कितना हो जाएगा √40। √40 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 10 ऐसे ही लिख सकते हैं, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2√10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला और सिंपल कैलकुलेशन। राधिका प्रेक्षा क्लियर है। इरेज कर दूं क्या, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, which of the following quadratic polynomial having this zeros, कौन से चैप्टर है पॉलिनोमियल, पूछ रहे इसमें से कौन से पॉलिनोमियल का जीरोस ये है। समझ गए ये चीज, तो देखो स्मार्टली कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले ना ये निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा बताओ। अच्छा ये क्या दिया हुआ है ये तो पता है ना, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 0, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -4/9, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर ये चीज। अब देखो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं क्या आना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। यहाँ पर b है क्या, नहीं है, b मतलब x का कोफिशिएंट नहीं है, x का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा ये c। अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा क्या क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -9, a की वैल्यू कितनी है 4, तो -9/4। चेक करो सही आ रहा है क्या, गलत आ रहा है, -4/9 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत है। क्लियर हुआ ये चीज। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 4x², और जब ये मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 16/9, ऐसा ही होगा। क्लियर सबको ये चीज, ये देखो 4/9 इससे मल्टीप्लाई होगा पहले टर्म से, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 4x², और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 का कितना हो जाएगा 16 और नीचे में क्या आ जाएगा 9। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें क्या आने वाली है 0, क्योंकि मिडिल टर्म नहीं है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 0। सीधा अल्फा इंटू बीटा चेक करो, वो कैसे चेक करोगे c/a से, तो c की वैल्यू कितनी है 16/9 और a की वैल्यू कितनी है 4, क्या वो इसके इक्वल आएगा क्या देख लो एक बार, नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव आना चाहिए और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो ये ऑप्शन को भी स्मार्टली कट कर दो, ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों क्या c/a की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट। समझ गए, सी क्यों नहीं आएगा समझ में आया अर्जुन अनुदेश, पक्का अर्जुन बता क्यों नहीं आएगा ऑप्शन सी को मैंने क्यों काट दिया ये बता, दोनों पॉजिटिव है, सी और ए दोनों क्या है पॉजिटिव, तो रेशियो क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन आना क्या चाहिए यहाँ पर नेगेटिव, इस वजह से। क्लियर। और जब यहाँ पर निकालोगे c/a तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/9 की वैल्यू। हाँ बचा वही था, वही होगा। हाँ बी भी वैसे ही कट हो जाएगा बिना कैलकुलेट किए, ठीक है। तो हटा दो फिर इसका, हो गया तो सभी का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तो किसका है स्टैटिस्टिक्स, स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 प्रोबेबिलिटी, आ रहा है प्रोबेबिलिटी, और खुश हो गए प्रोबेबिलिटी के नाम से। अब क्वेश्चन देके देखो,
Probability of happening an event is denoted by P. The probability of not happening an event is denoted by Q. Relation between P and Q. P plus Q is equal to 1. ये स्टार्टिंग में मैंने प्रोबेबिलिटी का बताया था, P of A plus P of not A is equal to कितना होता है 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट P बता रहा है, नॉट हैपनिंग को क्या बता रहा है Q. तो P plus Q कितना आ जाएगा 1. इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का आता है 1 मार्क के, तो उसको समझ लेना, ठीक है. हटा दो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. नहीं है प्रोबेबिलिटी का, नहीं आ रहा है प्रोबेबिलिटी. अब सबके में अलग अलग आ रहा है, तो जिसके में जो आ रहा है वो अच्छे से पढ़ते चलना. देखिए, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets were sold, how many tickets has she bought? तो क्या बोल रहा है कि उस लड़की को प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है. तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? n of p डिवाइडेड बाय n of s. यही होता है फॉर्मूला. मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कितने फेवरेबल आउटकम है, कितने ऑल पॉसिबल आउटकम है. समझ में आई ये चीज? तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.08. ठीक है. कितने फेवरेबल आउटकम, मतलब उसने कितनी टिकट खरीदी है जो उसके फेवर वाली, वो नहीं पता है हमको, ये नहीं पता है. हम n of e एज इट इज रहेगा. n of s मतलब टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम. तो टोटल कितनी टिकट है ये हमको पता है. कितनी टिकट है? 6,000. समझ में आई ये चीज? अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो 0.08. एक काम करता हूँ, पॉइंट से हटा के इसको लिखता हूँ फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या लिखूंगा? 8/100 और 6,000 आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू n of e मतलब फेवरेबल, मतलब उसने जितना टिकट खरीदा है. फिर क्या होगा? ये 2 0, ये 2 0 कट गया. 6 8 48 और यहाँ पर एक और 0, 480. मतलब उसने कितने टिकट्स खरीदे हैं? 480 टिकट्स खरीदे. समझ में आया सबको ये चीज? कुछ डाउट है? टिकट खरीदना 20 rupees per ticket. इरेज कर दो ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है. इन अ ग्रुप ऑफ 20 people 5 can't swim. If one person is selected at random, then the probability he or she can swim is. तो 15 लोग स्विमिंग नहीं कर 5 लोग स्विमिंग नहीं कर सकते और 15 लोग स्विमिंग कर सकते. अब क्या बोल रहे, किसी को सेलेक्ट किया वो स्विम कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी. तो कितने स्विम कर सकते हैं? 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 20. तो कितना आ जाएगा? 5 3 5 4. तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/that. समझ गए सभी? अच्छा क्वेश्चन है. इरेज कर दो. ओके, नेक्स्ट आते हैं. अब इसके बाद असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं. तो इसके लिए स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन होती है, ऑप्शन ए कब सेलेक्ट करना है? जब दोनों सही हो और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का. दूसरा है दोनों सही हो लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो. तीसरा है असर्शन सही हो लेकिन रीजन फॉल्स. चौथा है दोनों फॉल्स हो. क्लियर हुआ ये चीज? अब देखते हैं कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है क्या. अच्छा, इसमें असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है. पढ़ लेना उसको ध्यान से. कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता है, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है. ऑप्शन डी में दोनों फॉल्स. ठीक है. कुछ क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा. हाँ बोलो सर. 80 वाले में हमारा बहुत बुरा है जी ना, पूरे 20 में से निकालना है. क्या बोल रहे हैं? पूरे 20 में से 1% तो निकालना है जिस 20 कर सकता है. तो 1/4 होना चाहिए. देख, टोटल कितने हैं? 20 है, ऐसा बोल रहा है ना. जिसमें जो स्विम कर सकते हैं ऐसे कितने हैं? 15. स्विम नहीं कर सकते ऐसे कितने हैं? 5. ऐसे दिया हुआ है. इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं? एक पर्सन इसमें से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम? वो स्विम कर सकता है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या? तो कितने लोग स्विम कर सकते हैं? 50. टोटल कितने हैं? 20.
तो 15/20। अब बता तेरा क्या डाउट है? सर सरप्लस निकालिएगा 20 में से, जितने भी 20%। टोटल जितने ना ऑल पॉसिबल, उसमें से हम एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेलेक्ट करे उसका वो स्विम कर सके इस चीज की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल हमारा कितना हो गया 15, ऑल पॉसिबल कितना हो गया 20, ठीक है। और कुछ डाउट है किसी को? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है पॉइंट 0,2 is the point of intersection of y-axis with this line। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट के बारे में बता रहा है, ये इस लाइन का y-axis का इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है। क्या ये सही है या गलत है बताओ। हो सकता है या नहीं हो सकता, ये प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं है। होगा या नहीं होगा ये बताओ। हाँ? होगा कि नहीं? कैसे बताओगे? सर वो y में इंटरसेक्ट कर रहा है x 0 होगा, y को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो x क्या होगा 0। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। आप कैसे टेस्ट करोगे? आप इस पॉइंट को इसमें रख के देखो क्या इक्वेशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप x की जगह पे क्या रखोगे यहाँ पर 0, और y की जगह पे यहाँ पर क्या रखोगे 2। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 4 = 4। इस वजह से समझ में आया ये चीज। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट नॉन 0 है, तो वो कंडीशन से आप नहीं मैच कर सकते। हो सकता अगर ये 0,3 लिखा होता तो सही होता, क्या ये नहीं होता उस केस में। समझ में आया? तो आपको पॉइंट को पुट करके देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन ए मतलब असर्शन जो है वो तो सही है। अब रीजन सही है कि नहीं ये देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। रीजन ट्रू है या नहीं है? तो ये वाला जो पॉइंट है 0,2, ये कहां पर आएगा? 0,2 वाला पॉइंट बताओ। 0,2 वाला पॉइंट यहां पर आएगा 0,2, और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट है, मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट है। बताओ ट्रू है कि नहीं है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 यूनिट होगा क्या? हाँ होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा? रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन क्या रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा ऑप्शन लोगे जिसमें दोनों ट्रू हो लेकिन जस्टिफिकेशन ना हो रीजन असर्शन का। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सबको ये चीज? कुछ डाउट है तो पूछ लो यहाँ पर। हाँ क्या डाउट है अर्जुन बता। जस्टिफिकेशन क्या होगा? हाँ जस्टिफिकेशन से क्या होगा? अच्छा मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। आपका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि पहला तो ये है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हम इस लाइन में पुट करेंगे तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा ये बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, या x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है? 2 मिल रही है, जो कि उसके y इंटरसेप्ट वाले पॉइंट को बताता है। एक और चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो आपके काम आएंगी। अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है और आपको बोल दे कि उसका y इंटरसेप्ट निकालो, तो आप क्या करोगे? x की जगह पे क्या डाल दोगे? 0। और अगर आपको बोलता है उसका x इंटरसेप्ट निकालो, तो क्या करोगे? y की जगह पे क्या डाल दोगे? 0। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो हटा दो, हो गया तो सभी का ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का देखो तो एक बार। The perimeter of triangle ABC is a rational number। किसी भी इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर रैशनल नंबर होगा, ये बोल रहा है असर्शन। ट्रू। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा पहले वो देख लेते हैं। पेरीमीटर के लिए हमको तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए। बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। निकाल लोगे कितना आएगा हाइपोटेनियस? बताओ कितना आएगा हाइपोटेनियस? √13, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और उसका रूट लेते ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? b² + b² का रूट लेना पड़ता है, तो ये कितना आ जाएगा? √13। तो अब अगर इसका पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर कितना आएगा? 2 + 3 + 13 कितना होगा? 5 + √13। क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं। तो क्यों
आप ऑप्शन ए को सही बोल रहे हो, मतलब असर्शन को सही नहीं बोल सकते ना। असर्शन क्या ट्रू होगा? नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब रीजन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा रैशनल होता है। हाँ होता है, कोई भी दो रैशनल नंबर को स्क्वायरिंग करो, ऐड करो, रैशनल ही मिलेगा। तो रीजन ट्रू है, असर्शन लेकिन क्या है? फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, असर्शन नहीं, डी ना, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, भले ही 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं एक बार केस स्टडी पहले देख लूं, क्या केस स्टडी कौन से चैप्टर में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको। केस स्टडी एक तो एपी का है और दूसरा ये कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और तीसरा कौन सा है? स्टैट्स का। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लेते हैं, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ना अच्छे से। While designing the school yearbook, a teacher asked the student, एक मिनट ना, क्वाड्रेटिक का ये नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार तब पता चलेगा। यहाँ पर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड दिखा, इसलिए मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक का होना चाहिए। ओके, a teacher asked the student that the length and the breadth of a particular photo is increased by x units each to double the area of the photo. The original photo is 18 centimeter long and 20 centimeter wide. ठीक है? Based on above information, answer the following question. तो यहाँ पर इसने एक्चुअल में वो चीज इंडिकेट कर दी है, जैसे एक्चुअल में वो जो फोटो था उसका लेंथ और ब्रेड्थ इसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 18 और 12। फिर उसने यहाँ पर उसको फिगर से समझाया कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को कितना इंक्रीज कर दिया, x और x ये कर दिया। क्लियर हुआ ये चीज? और ऐसा करने से एरिया में क्या फर्क पड़ा, ये इतना स्टेटमेंट पढ़ के मुझे समझाओ जो अभी मैंने पढ़ा। अगर हमने इसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को x बढ़ा दिया तो इससे इसके एरिया में क्या फर्क पड़ा, पढ़ के बताओ। एरिया क्या हो गया? डबल हो गया। लिखा है ना ऐसा, देखो पढ़ो यहाँ पर, क्या? डबल द एरिया ऑफ द फोटो। क्लियर हुआ ये चीज? तो पहले मतलब जब हमने फोटो की साइज को नहीं बढ़ाया था तब इस फोटो का एरिया कितना था? कितना था? कैसे निकलेगा ये बता दो। 18 इंटू 12 ऐसा था फोटो का एरिया। अब जब हमने इस फोटो के लेंथ और ब्रेड्थ को बढ़ा दिया तो ये नया एरिया बना है। तो ये जो नया एरिया बना ये कैसे निकलेगा? 18 प्लस x इंटू 12 प्लस x, ये हो गया नया एरिया। समझ में आया ये चीज? तो नया एरिया पुराने एरिया का कितना हो गया है? डबल। तो इक्वेशन क्या बनाओगे? 18 प्लस x इंटू 12 प्लस x, नया एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स पुराना एरिया। तो पुराना एरिया कितना हो जाएगा? 18 इंटू 12। समझ में आया? 0 बोल रहा था। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लोगे ना? फिर से समझाओ, समझो इधर क्या लिखा है। जो फोटो थी उसकी इनिशियल साइज इतनी थी 18/12। अब क्या किया, उसके एरिया को डबल करने के लिए उसके लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को बढ़ाया। कितना बढ़ाया? x यूनिट बढ़ाया। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब उसकी जो नई लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 18 प्लस x। नई ब्रेड्थ कितनी हो गई? 12 प्लस x। और एरिया कैसे निकलता है? L इंटू बी से। तो नया लेंथ, नया ब्रेड्थ, नया एरिया। क्लियर? और पुराना लेंथ और पुराना ब्रेड्थ से कितना मिलेगा? पुराना एरिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसका एरिया क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है जब हम ऐसा इंक्रीज कर रहे हैं। तो नया एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ पुराना एरिया। बस मैंने वैसे इक्वेशन बना दी। क्लियर सबको ये? अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। ये बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अभी मैंने बनाया है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। समझ में आया सबको ये?
सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है पढ़ो। राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 into 12 कितना होता है? 86 to 12 हाँ 260। तो ये आ जाएगा 216। फिर 18 x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा? 18x। फिर x मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो पहले क्या बनेगा? 12x। फिर x into x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। और राइट साइड में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 216 था, उसका डबल कर दो तो कितना आ जाएगा? 432। समझ में आया सबको ये? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमने लिखा ये एक्स स्क्वायर, फिर ये 18x और 12x ऐड होकर कितना बन जाएगा? 30x, और ये प्लस 216 एज इट इज, और ये 432 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 432 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है ये? फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 30x कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस? 260 माइनस 260, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 216 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ? ये जो दिखा ये किसका आंसर हो जाएगा? आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में बोल रहा है व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो। तो नया डायमेंशन कितना है? तो नया डायमेंशन के लिए आपको चाहिए x अगर मिल गया तो नया डायमेंशन मिल जाएगा। तो x निकालने के लिए क्या करोगे? इसको अब ऐसे स्प्लिट होना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 216 आए। इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होना है, दूसरा नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर ये चीज? अब 216 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो अभी हमने देखा था क्या होता है? 18 into 12 होता है ना 216। ठीक है, 18 और 12 होता है, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है? 2 into 3 into 3 ऐसे ही होता है। और 12 का कितना होता है? 2 into 2 into 3 ये होता है। अब इससे ऐसा कॉम्बिनेशन निकालो जिनको ऐड करने में कितना आ जाए? 30, या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए? 30। ठीक है, तो मान लो ये पूरे 3 को एक साथ ले, 3 3 9 3 27, और सारे 2 को एक साथ दो तो कितना हो जाएगा? 8। नहीं आ रहा है। और दूसरा कॉम्बिनेशन लो फिर। अच्छा, या फिर इसमें से चेंज करें हम, इसको 1 2 इधर करें तो कितना हो जाएगा? 82 36 और क्या बच जाएगा? वो 6। हाँ 36 और 6 पे आ जाएगा ना। मैंने क्या किया देखो, यहाँ पर ये 18 और 12 है ना, तो मैंने ना इस 18 into 12 को क्या लिख दिया? 2 into 6 लिख दिया। 82 से कितना हो गया? 36, और ये कितना बच गया? 6। तो 36 और 6 का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? 30, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली कितना होगा? 216। समझ में आई ये चीज? तो ये फटाफट आपको टेबल और ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा 30x माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। क्लियर ये चीज? अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? x क्या बच जाएगा? x प्लस 36। दूसरे वाले में से माइनस 6 क्या बच जाएगा? x प्लस 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x प्लस 36 एक फैक्टर आया, x माइनस 6 दूसरा फैक्टर आया, जिससे आपको x की दो वैल्यू मिलेगी। एक मिलेगी प्लस 6 और दूसरी कितनी मिलेगी? माइनस 36। तो x तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 नहीं, 24 एंड 18, क्योंकि आपको नए डायमेंशन पूछा है तो आपको इसमें x को इसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, रेडी बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, करना पड़ेगा तैयारी। ठीक है, क्या चीज? x की वैल्यू निकली। अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन। डायमेंशन मतलब नया लेंथ और नया ब्रेड्थ कितना है। तो हमने निकाला था ना, नया लेंथ कितना है? 18 प्लस एक्स। ये 18 प्लस एक्स ये बड़ी वाली फोटो का लेंथ और उसका ब्रेड्थ। तो यहाँ पर x डालोगे तो 18 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 24, और ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6 मतलब कि 18। तो ये नए डायमेंशंस। क्लियर? समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? हटा दो फिर इसको मैं। Can any rational value of x make a new area equal to 220? नया एरिया 220 हो सकता है कि x की कोई रैशनल वैल्यू के लिए। तो इसके लिए क्या करोगे तुम लोग? सोच के बताओ।
क्या नया एरिया 220 हो सकता है नई रैशनल वैल्यू के लिए? तो नया एरिया कितना आ रहा था? कितना आ रहा था नया एरिया? 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, ये नया एरिया आ रहा था। ये 220 हो सकता है क्या? सो कैन इट बी इक्वल्स टू 220 फॉर एनी रैशनल वैल्यूज ऑफ एक्स? तो क्या करना, ये इक्वेशन बन गई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो इक्वेशन क्या आने वाली है? ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल दिया था। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 216 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 220। समझ में आया ये? अब ये 220 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? जल्दी बोलो। -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करना, x की वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट बस निकाल देना d। अगर d आपका रैशनल आया मतलब x क्या हो जाएगा? आपका रैशनल। तो d डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब कि 30 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे क्या आ जाएगा? -4। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 प्लस 60, तो कितना आ गया? 916। अब 916 किसी का स्क्वायर होता है क्या? किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता ना किसी का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर 916 जो है, एक काम करते हैं, 31 का स्क्वायर तो नहीं होता दिखते। 31 इंटू 31 करो तो 31 मतलब 31 का 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। 31 3 जा कितना होगा? 63 और 31 3 जा 93 होगा ना। 93 और 961 हो जाएगा। नहीं होगा क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है और 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। तो इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। और रूट डी आता है तो रूट के अंदर में जो नंबर आएगा वो 916 आएगा, जो कि क्या है? इर्रेशनल नंबर। इसलिए एक्स हमेशा क्या होगा यहाँ पर? इर्रेशनल नंबर। समझ में आया सबको ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? ये ऑप्शन में था, मतलब थर्ड और ये वाला थर्ड में 2 ऑप्शन थे 2 मार्क्स के लिए। क्लियर सबको? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना तुम लोगों के लिए यही बनने वाली है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और उसके लिए मैं एकदम बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ये जो बुक में जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो जो आपके चैप्टर में भी टेस्ट में आने वाले। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ जाएगा वो ये जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बोलता हूँ। कितने लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे? पहले पढ़ के हाथ उठाना बस और कुछ बोलना मत। 32 ये वाला क्वेश्चन। समझ रहे हो ना मैं कितने बार बोला? बीपीटी आता है और आएगा, और ये हर साल के क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा। 4 नंबर का ना, 5 लिखा है। हाँ तो 5 हाँ एज इट इज। पिछले साल 4 या 5 अलग अलग रीजन जो होते हैं सीबीएसई के, वो सभी के क्वेश्चन पेपर अलग अलग रीजन के उसमें लिखे हुए हैं। तो आप वो देख सकते हो, लगभग हर रीजन के क्वेश्चन पेपर में बीपीटी दिया है 5 नंबर। ठीक है, या कन्वर्स ऑफ बीपीटी दे दिया होगा किसी में, तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना। तुम लोग से क्यों नहीं बनेगा? बाकी सब पीछे वाले हाथ उठाए थे। अच्छा, कम से कम पीछे पलट के देख लेना था, हाथ उठा लेना। नहीं बनेगा क्या? समझ में नहीं आएगा? क्या करना पड़ेगा? ओके, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये तुम लोगों के पेपर में दिखेगा, ये पक्का है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना। और एक सेकेंड ना, और एक क्वेश्चन जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे दिया ना उसने केस स्टडी में। यहाँ पर कौन सा है फिर? ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख लो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अरे जिनके में आ रहा है उनके लिए तो बता दो। तुम लोगों के में भी आएगा, फुल एग्जाम दोगे तब तो आएगा ना। ओके, क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 20
4 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of top of second tower from the foot of first tower is 30 degree. Find the distance between two towers and the height of the other tower. Also find the length of the wire attached to the top of both the towers. तो क्या लिखा हुआ है? दो टावर है, पहला टावर ये, दूसरा टावर ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए 24 मीटर हाई टावर, मतलब ये वाला जो टावर है जिसके 24 मीटर है, यहां से दूसरे वाले टावर के टॉप का, यहां से इसके फुट से दूसरे वाले टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और वही दूसरे वाले टावर के फुट से पहले वाले टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये दो चीजें आपको दी हुई है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का क्या निकालो? डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, आप ये वाला ट्राइंगल यूज कर लोगे। समझ में आया? ये वाले ट्राइंगल में आपको बीच का एंगल दिया, ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30। और क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? बेस। क्या ये समझ में आया? तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे? tan थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना गया? 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर की जगह पे 24 और बेस की जगह पे कितना गया? b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b आ गया इधर पे, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24√3, मतलब बेस मिल गया 24√3। क्लियर हुआ ये चीज? फिर बोला दूसरे टावर की हाइट निकालो, तो उसके लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे? दूसरा वाला ट्राइंगल यूज करोगे, जिसका बेस आपको पता चल चुका है, तो उसका भी क्या निकल जाएगा? परपेंडिकुलर। समझ में आया? ये तो आसान है। आखिरी वाली चीज बस मुश्किल है। आखिरी वाली चीज में क्या बोला उसने बताओ। अगर दोनों के टॉप्स में हम एक वायर को अटैच करते हैं तो उस वायर की लेंथ निकालो। तो उसके लिए मैं हिंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे करना। क्या करना? एक और नया ट्राइंगल बनाना है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिसका बेस हमको पता चल चुका है। और उसका आपको क्या निकालना है यहाँ पर? उसका उसका ये परपेंडिकुलर आपको निकल जाएगा। कहां से निकल जाएगा? ये माइनस करके। टोटल कितना है? 24/√3। नहीं, कुछ जो भी आएगा, अभी तो ये निकाला नहीं है ना, जो भी आएगा ये टोटल वाला, जस्ट अ सेकंड, से 24 जो भी आएगा टोटल वाला, मान लो x आ रहा है, उसमें से क्या कर दोगे? 24 को माइनस कर दो। तो बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो क्या यूज करोगे इसमें? पाइथागोरस। ठीक है, इसको ट्राई करना, नहीं तो मैं सॉल्यूशन का भेज दूंगा, ठीक है। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था। अब आप लोगों का होमवर्क मैं बता रहा हूँ क्या है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो भी चैप्टर आ रहे हैं, आप खोज के उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, एटलीस्ट 2 पेपर के, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। क्लियर सबको? ये इसमें देखो ऊपर में ना पेपर का कोड लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है 2023, कोड क्या है ऊपर में? 30/1/1। समझ रहे हो ना? 31/1 जो है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है उसका कोड क्या है? 32/1। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ये 2 पेपर आप लोग को कंप्लीट कर लेने हैं जो आपके टेस्ट पे करने आ रहे हैं। मैं चेक करूंगा आप लोगों की नोटबुक सभी की। ओके, सो एंड करता हूं आज की क्लास। थैंक यू।